हे गाइस, कैसे हैं आप सब? जल्दी से फटाफट से बताएंगे फुल एनर्जी के साथ। कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। और स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास को। न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वंशागति का आणविक आधार वाला। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर पाए। जल्दी से, अभी बातें नहीं करनी है। एक बार फटाफट से प्लीज क्लास को शेयर कर दें अपने सारे ग्रुप्स में, जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, है ना। एंड देन हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज फटाफट से शेयर कर दो जल्दी से, जल्दी। हेलो, 2 मिनट वेट करते हैं ताकि सब बच्चे आ जाएं एंड देन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाय संध्या, हाय कली। हेलो, मैं एकदम बढ़िया। आप सब कैसे हैं? चलिए एक बार जल्दी से सब आ जाएं, देन हम स्टार्ट करेंगे। इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर होने वाला है एंड बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। एंड इसको भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। चलिए, बहुत सही, काफी बच्चे आ चुके हैं। एंड जितने वैसे हमेशा होते हैं उतने नहीं हैं, आई डोंट नो क्यों। जैसे मैंने बोल दिया था कि कल जो क्लास होगी वो 4 बजे होगी, आपकी 5 बजे नहीं होगी, है ना। तो शायद सबको पता था। बहुत सही, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, एक चीज हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। वो क्या पढ़ने वाले हैं? हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, ओके है। क्या पढ़ने वाले हैं? डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड डीएनए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा इसकी स्ट्रक्चर भी पूछी जाती है। तो आज इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, वो तो नेक्स्ट वीक होगा, बिकॉज मंडे एंड ट्यूसडे आपकी क्लास होती है एंड आज ट्यूसडे है, तो उसका पार्ट 2 जल्दी हो जाएगा। तो यहीं पर सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप जैसे अभी चैप्टर्स जो चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके कितने भी चैप्टर्स हैं, मैं 2 पार्ट्स में कर रही हूँ, जो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, उसी को हम एक लेक्चर में कवर कर देते हैं। ठीक है, उसको हम एक लेक्चर में कवर कर देते हैं। तो जो आपके जितने भी चैप्टर्स जो चल रहे हैं, ट्राई करो कि अगर अभी तक नहीं भी पढ़ा आप उनको पढ़ पाएंगे, है ना। तो उनको ध्यान से पढ़ो एंड जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं कि कौन सी कहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिकॉज बोर्ड का एग्जाम है एंड कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि भाई ठीक है स्कूल का, ठीक है पास हो गए, ठीक है। यही परसेंटेज आपके आगे चल के हर जगह पूछी जाएगी, चाहे वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, बहुत जगह होता है। ठीक है, आपको कोई अगर फॉर्म भरना है गवर्नमेंट एग्जाम का, तो आपकी परसेंटेज मैटर करती है। इंटरव्यू वगैरह आप देने जाते हैं तो वहां पर भी चीज पूछी जाती है। ओके ओके, चलिए शुरू करें, अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है वंशागति का आणविक आधार। जहां पर आप क्या पढ़ेंगे, मैं सबसे पहले बता दूं कि आपके कौन कौन से आखिर टॉपिक्स होने वाले हैं। तो आपके जो टॉपिक्स होने वाले हैं, यहाँ पर डीएनए होने वाला है कि आखिर डीएनए है क्या। ठीक, साथ ही साथ आनुवांशिक पदार्थ की खोज, आरएनए संसार, यानी कि जहां पर आप पढ़ेंगे किसके बारे में, आरएनए के बारे में। ठीक है, प्रतिकृति। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा अनुलेखन, आनुवंशिक कोड, स्थानांतरण, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, और मानव जीनोम, आपका जीनोम परियोजना, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो है ना। एंड बहुत ज्यादा इजी भी बना देंगे इसको, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी पूरे ही चैप्टर में। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले आपका डीएनए। मैं पूछ रही हूँ आप इस डीएनए से क्या समझते हैं, क्या है? मैंने पूछा डीएनए क्या है एक तरीके से। अगर मैं आपसे पूछूंगी डीएनए आखिर होता क्या है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? बताइए क्या होता है डीएनए। हाँ जी, एक सिंपल वर्ड मैंने आपसे पूछा है कि भाई ये डीएनए आखिर क्या है। आंसर देना है, चुप नहीं बैठना है यार, है ना, चुप नहीं बैठना है।
बातें अगर यहाँ पे करने से बेटर है कि अगर आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, है ना। क्योंकि मेरे काम का तो है नहीं कि भाई मेरा बोर्ड एग्जाम है या फिर मुझे एग्जाम देना है, आपको एग्जाम देना है जाकर, तो आपको एग्जाम देना है, आपकी परसेंटेज होगी। मेरा काम तो पढ़ाने का है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप बहुत सारे जो जिसको पढ़ना है वो पढ़ भी रहे हैं। लेकिन जिनको बातें करनी है, अगर आपको बातें करनी है तो आप क्लास से जा सकते हो, ठीक है। तो फालतू बकवास क्लास में नहीं करनी है, और पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। मैंने पूछा है कि यहाँ पे ये जो डीएनए बोला गया है, आखिर डीएनए क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है डीएनए? सिंपल डीएनए पूछा है मैंने। इसकी फुल फॉर्म थोड़ी ना पूछे कि मुझे फुल फॉर्म बताओ, मैं तो पूछ रही हूँ कि डीएनए आखिर होता क्या है। बिल्कुल, देखो डीएनए आपका, अगर हम बोले सब यही बोलते हैं कि मैम आनुवांशिक पदार्थ है। इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमने क्या पढ़ा था, वहां पे हमने देखा कि आखिर मेंडल कौन थे, उन्होंने बताया भाई यहाँ पे कि ऐसे ऐसे कुछ लक्षण होते हैं आनुवांशिक। वहां पे हमने जीन वर्ड को सुना, बहुत अलग अलग और भी चीजें हम लोगों ने सुनी, वहां पे बहुत सारी चीजें पढ़कर आए, है ना, कुछ नियम जाने। इस चैप्टर में आप जो पढ़ेंगे वो जानेंगे कि आखिर जो डीएनए की संरचना कैसी होती है, किसने खोज करी थी, किन कैसे ये मिलकर बना होता है। यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जितने भी हैं यहाँ यहीं पर आपके क्या होने वाले हैं, कवर होने वाले हैं। अब डीएनए जो है एक आपका नॉर्मली हम बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा शरीर बना किसका होता है, बताइए किसका बना है हमारा शरीर। मैं पहले बता रही हूँ, बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड पूरा अपना जो हाई लेवल का वहां तक जाएंगे, बिकॉज अगर वही चीजें नहीं पता है कि डीएनए कहाँ बनता है, कैसा है, तो आगे कुछ भी पता नहीं होगा। बताइए हमारा शरीर किससे बना है? एक बार कमेंट करोगे मुझे वो भी दिखेगा, है ना। तो ये 50-50 बार करके कमेंट बॉक्स भरने की नीड नहीं है। सेल से, वेरी गुड। तो हमारा शरीर बना है कोशिका से। मैंने बोला ये कोशिका है, ठीक। अब कोशिका में एक बिंदु जैसी संरचना हमें दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि इसको हम कह देते हैं केंद्रक। क्लियर? यहां तक चीज क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि जो डीएनए होता है वो कहां मिलेगा, बताइए डीएनए कहां मिलेगा? अब शायद जो बच्चे कल वाली क्लास में उनको भी पता हो, क्योंकि मैंने कल बताया था शॉर्ट में। डीएनए कहां मिलेगा? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में, ठीक है। और केंद्रक किसमें? कोशिका में। अब केंद्रक के अंदर क्या मिल रहा है? डीएनए मिल रहा है। लेकिन वो जो डीएनए मिल रहा है वहां पर क्या वो डायरेक्ट एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे मिल रहा है? मैंने पूछा अच्छा केंद्रक में कैसा मिल रहा है, बताना जरा। आपने बोला कि मैम केंद्रक में डीएनए मिल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला यार तुम लोगों ने। अब मिल रहा है वहां पे अगर वो डीएनए, तो वो कैसा मिल रहा है, किस फॉर्म में मिल रहा है? जल्दी से आंसर दो फटाफट। हाँ जी, जल्दी से। केंद्रक के अंदर जो आपका डीएनए मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं पता? नहीं, किसी का सही आंसर नहीं। युग्मक कहां से आ गए भाई यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे कौन से आ गए? वेरी गुड, वेरी गुड। एक ने आंसर दिया, इसका नाम बहुत बड़ा है लेकिन ठीक है। किसके रूप में मिलता है? याद रखना कि जो हमारा न्यूक्लियस है यानी कि जो एक केंद्रक होता है, इसमें पाए जाते हैं कुछ धागे जैसी संरचना, इस तरीके से लग रहा है आपको। और ये धागे ऐसे नहीं है कि ए बिल्कुल सुलझे, ऐसा लगेगा जैसे उलझे हुए पड़े हैं बिल्कुल, लेकिन वो सिर्फ हमें देखने में लगता है कि वो जो धागे वहां पे पड़े हैं वो उलझे हुए पड़े हैं। एक्चुअल में उन धागों को पकड़ के इजीली हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हर बच्चे को पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है हमारा, ठीक है, जो न्यूक्लियस में जो ये मिल रहा है यानी कि इस केंद्रक में जो मिल रहा है वो किसकी फॉर्म में मिल रहा है? इन क्रोमेटिन धागों के रूप में मिलता है। किसके रूप में? इन क्रोमेटिन धागों के रूप में मिलता है।
अब यही क्रोमेटिन धागे जो होते हैं, ठीक है, यही वाले जो क्रोमेटिन धागे होते हैं आगे चलकर क्या बनते हैं, गुणसूत्र। तो ये क्रोमेटिन धागे क्या है, ऐसा लग रहा है धागा सा पड़ा है, लेकिन जब देखी गई इसके स्ट्रक्चर को, एक्चुअल में यही क्या होता है, आपका डीएनए होता है, जो कि कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देता है। ठीक है, दिखेगा पड़ा ऐसे जैसे एक नॉर्मल धागा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये एक इस तरीके से संरचना दिखाई देती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कोशिका की। भाई कोशिका तो दो तरीके से है, कौन कौन सी है, हाँ जी, कौन कौन सी कोशिका होती है, एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक, ठीक, और एक होती है आपकी यूकैरियोटिक। ठीक है, कौन कौन सी, एक होती है प्रोकैरियोटिक। भाई लिखने का टाइम दे दूंगी, अभी पहले समझ लो इस पॉइंट को, जो पॉइंट बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या डिफरेंस होता है दोनों में, डिफरेंस क्या होता है, दोनों कोशिका के प्रकार हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है आपकी यूकैरियोटिक। तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ यार यहाँ पे कि आखिर प्रोकैरियोटिक एंड आपका यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, तो आप मुझे क्या बोलो कि मैम इन दोनों में आखिर मैम सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है, बताइए फटाफट। बहुत अभी तो बेसिक चीजें चल रही हैं, अभी तो ये धीरे धीरे और चीजें बढ़ने वाली हैं डिटेल में, फिर कैसे आंसर दोगे, यही नहीं पता होगा तो। भाई यहाँ पे राइबोसोम कहाँ से आ गए, हाँ स्वीटी, राइबोसोम कहाँ से आ गए यहाँ पे। यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता। वेरी गुड, देखो यूकैरियोटिक जो होते हैं, है ना, यूकैरियोटिक जो होते हैं इनमें तो केंद्रक मिल रहा है, ठीक, जबकि जो प्रोकैरियोट्स आपके यहाँ पर हैं, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है, आपका जितने भी आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें तो आपका न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक होता है वो तो मिलता ही नहीं है। यानी कि भाई ये जो प्रोकैरियोटिक है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो केंद्रक ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अगर मिल भी गया तो उसका होना या ना होना बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके मुझे सवाल आना चाहिए कि मैम अगर आपने बोला है कि हमारा जो डीएनए वो तो केंद्रक में मिल रहा है, जबकि प्रोकैरियोटिक में तो केंद्रक मिल ही नहीं रहा है, तो क्या मैम वहां पर हमारा आनुवंशिक जो पदार्थ है, या जिसको हम कह सकते हैं भाई हमारा जो भी आपका कह सकते हो डीएनए में, क्या वहां पे कोई ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, बताओ। मिलेगा नहीं मिलेगा, बताइए। बताओ बेटा, वो तो कोशिकांगों की बात है, वो तो जब सेल आएगा, सेल वाला होगा, वो तब की तब देखेंगे। मैं फिलहाल आपसे ये चीज पूछ रही हूँ कि मुझे सिर्फ इतना बताओ कि सेल दो टाइप्स की थी। यहाँ पे मैंने बोला बेटा एक प्रोकैरियोटिक प्रकार की आ जाती है, एक यूकैरियोटिक। मैंने अभी बोला कि केंद्रक में ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ मिल रहा है, और केंद्रक मिल रहा है सिर्फ यूकैरियोटिक, कोशिकांगों की बात नहीं करता। मैं यहाँ पे आपसे अंतर नहीं पूछ रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक में एंड यूकैरियोटिक कोशिका में आखिर क्या अंतर होता है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे डीएनए को लेकर चल रहे हैं, तो डीएनए के बारे में ही बातें करेंगे। ठीक है, तो अब प्रोकैरियोटिक में तो डीएनए मिल ही नहीं रहा है, तो क्या वहां पे कोई आपका न्यूक्लिक अम्ल वगैरह नहीं मिलने वाला है? कल ही बोल रही है नो मैम, मिलेगा मैम। अच्छा, अब जो बोल रहे हैं मिलेगा, उन्होंने बताया कि मैम मिलेगा। अच्छा बताओ कहाँ पे मिलेगा, वहां तो केंद्रक है ही नहीं, तो फिर कहाँ मिलेगा प्रोकैरियोट्स में, बताओ बताओ बताओ। याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें आपका क्या नहीं मिलता है, केंद्रक नहीं मिलता है। तो जो भी आपका यहाँ पे अगर हम बात करें, तो जो भी आपका जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डीएनए की, तो याद रखना कि इसमें कोशिका द्रव्य होता है, एक जो सेल होती है उसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो कि पूरी कोशिका में फैला होता है, उसी के अंदर कोशिकांग भी होते हैं, है ना, कोशिकांग भी होते हैं। तो याद रखना कि सबसे पहली चीज कि वहां पर यानी कि प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस मिला ही नहीं, तो यहाँ पर
जो भी आपका न्यूक्लिक अम्ल मिलता है वो कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में पड़ा हुआ मिलता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में मिलता है और एक गुणसूत्र के रूप में पड़ा हुआ मिलता है वहां पे। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि भाई फॉर एग्जांपल ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यहाँ पे अगर ये इस तरीके से कोशिका द्रव्य है तो इसमें जो पड़ा होगा वो कुछ इस तरीके से पड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? कोई पर्टिकुलर एक वैसी शेप नहीं होगी तो भाई हाँ इसी शेप में गुणसूत्र की फॉर्म में मिल रहा है। क्लियर है यहाँ पे ये चीज? अब आगे की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सजीव कोशिका, भाई अब दो ही है वहां पे, या तो प्रोकैरियोटिक मिलेगी या यूकैरियोटिक मिलेगी। तो जो सजीव कोशिका होती है, ठीक है, फिर चाहे वो आपका, अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक ठीक है, या फिर तथा लिखो, तथा यूकैरियोटिक। ये जो दोनों है सजीव कोशिका, यानी कि भाई सभी सजीव कोशिका की बात करें, हम किसी पर्टिकुलर एक की बात नहीं करें, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि भाई ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक एंड जो यूकैरियोटिक आपकी दी हुई है यहाँ पर, इन दोनों में ही क्या होता है कि ये जो दोनों की दोनों आपकी यहाँ पे दी हुई है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दोनों में क्या मिल रहा है, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, और ये जो होते हैं यानी कि इनमें दो तरीके से याद रखना कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो, यानी कि अगर मैं बात करूं इनमें दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं आपका। कौन कौन सा? एक होता है डीएनए, एक होता है आपका आरएनए। डीएनए जो है सबसे पहले हम इसको देखने वाले हैं। डीएनए जो होता है, सभी जितने भी जीव होते हैं, याद रखना अधिकांश जितने भी जीव होते हैं उनमें जो आपका आनुवांशिक पदार्थ जो मिलने वाला होता है वो कौन सा मिलने वाला होता है, आपका डीएनए होता है। जबकि जैसे हम बात करें प्लांट वायरस की, तो जितने प्लांट वायरसेस होते हैं, पादप विषाणु जो होते हैं, उनमें आरएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में वहां पे पाया जाता है। क्लियर हुआ? क्या पॉइंट मैंने बोला कि भाई मोस्टली जितने भी अधिकांश जितने भी जीव होते हैं उन सभी में जो आपका डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जबकि अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे किसकी, आरएनए की, तो जितने भी जैसे प्लांट वायरसेस हो गए उनमें आरएनए आपका आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे ये चीज? हाँ जी, बड़े तरीके से पूरी स्ट्रक्चर को जानेंगे क्या क्या चीज है। ठीक, हाँ जी, रिवीजन डेली चलता है। डेली ये क्लास 5 PM पर होती है, बट बायोलॉजी की मंडे एंड ट्यूसडे होती है, 2 दिन मैथ्स की होती है, एंड देन आपकी फ्राइडे सैटरडे फिजिक्स की होती है। वैसे ये 5 PM पर होती है, बट आज ही ये 4 PM पर हुई है। ओके है? क्लियर है? तो इसको एक बार फटाफट से लिखो, देन हम डीएनए के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक पॉइंट है जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए कि डीएनए के बारे में आखिर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लिखना है अपनी कॉपी में अगर आप लिख रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। अब डीएनए पूरा नाम क्या होता है भैया? बातें ना करो यार, कितनी बातें करोगे? कहाँ जाते हो यार, कहाँ से लाते हो और इतनी बातें? बताइए, डीएनए जो है पूरा नाम क्या होता है? नहीं नहीं, क्लास तो वही चलेगी जितनी चलती है, ठीक है, बट आज आपकी 5 बजे से नहीं 4 बजे से शुरू हुई है। बताइए, एक बार और समझा दूं? क्या समझाऊं भाई इसमें? एक बार और, इतना बेसिक चीज समझाइए अभी। अगर लेट आए हो तो अब आप बाद में देखेंगे इसको। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल बहुत सिंपल है बेटा, 9th 10th में आ जाता है भाई। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये डीएनए का पूरा नाम होता है। एंड डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो पाई जाती है क्या? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है, तो जितने भी जो आपके, अगर मैं बात करूं डीएनए की, तो जैसे प्लांट वायरसेस जो होते हैं उनके अलावा जितने मोस्टली जो सजीव होते हैं उनमें भाई महत्वपूर्ण आपका जैव रासायनिक एक तरीके से यौगिक है। याद रखना इसको कहा जाता है क्या? शरीर की आत्मा।
ठीक है, हम अक्सर देखते हैं कि भाई कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कि भाई माता पिता जो हैं, ठीक है, माता पिता से कुछ गुण जा रहे हैं उनकी संतानों में। किसमें जा रहे हैं? माता पिता से कुछ गुण जा रहे हैं उनकी संतानों में। अब वो जो गुण जा रहे हैं, याद रखना, वो जो गुण माता पिता से संतानों में जा रहे हैं वो कौन लेकर जा रहा है, किसकी वजह से वो हो रहा है? तो वो जितनी भी चीजें होती हैं वो होती हैं किसकी वजह से? आपके डीएनए की ही वजह से। और डीएनए को क्या कहा जाता है? इसको शरीर की आत्मा भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी जो जीव होते हैं, जितने भी सजीव हैं, ठीक है, उसमें जो भी आपकी क्रियाएं होती हैं, यानी कि जो भी जैव क्रियाएं होती हैं, उसके क्या होते हैं, जो संदेश होते हैं, इसी में क्या होते हैं? आपके होते हैं। और क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? जितने भी जो आपकी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उनको भेजता है। यानी कि जो सूचनाएं होती है, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जितने भी आपकी जो आनुवांशिक सूचनाओं को भेजना होता है वो कौन? आपका डीएनए ही लेकर जाता है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी, जहां पे अभी जितना चल रहा है उतना करते हुए चले। बताइए, यहां तक क्लियर? डीएनए के द्वारा ही जा रहा है। अब ऐसा क्या है डीएनए में? ये डीएनए बना किससे है? कैसी ये संरचना होती है? तो यहीं पे हम इसको जानेंगे। तो जो आप यहाँ पे अभी एक संरचना को देखेंगे, जो ये आप संरचना यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो अभी सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखना है, एक एक पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या नहीं होता है। यार अगर आपको बाद में देखनी है तो आप बिल्कुल बाद में देख सकते हो, वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिल जाती है। फिलहाल लाइव चल रहा है, बट अगर आपको इस क्लास को बाद में देखना है तो आप यूट्यूब और ऐप दोनों पर देख सकते हैं। ठीक है, डीएनए की अगर हम बात करते हैं, डीएनए क्या है एक तरीके से, अब आते हैं थोड़ी साइंस की लैंग्वेज में। अभी तो साइंस ही चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा और डीपली जाते हैं इसको। अब चीजें ऐसे ग्राफ नीचे से ऐसे चल रहा था ना बहुत इजी तरीके से, अब थोड़ा डिफिकल्ट जाने वाला है। ये कैसा होता है? डीएनए क्या है? डीएनए को बोला जाता है कि भाई डीएनए जो है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना है। ठीक है, डीएनए कैसा अणु है? कोई छोटा मोटा है? नहीं, एक वृहत अणु है। ठीक है, डीएनए जो है वो कैसा अणु है? डीएनए एक वृहत अणु है। ये ऐसे ही नहीं बनता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है, क्या बोला मैंने? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है? हाँ जी बेटा, पॉली का मतलब क्या होता है? बताइए, पॉली का मतलब क्या होता है? पढ़ा होगा। पॉली 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 का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, तो यहां पर अब हमने बोला न्यूक्लियोटाइड, तो ये क्या है? हमने इसको क्यों लाइन देखी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक संरचना? क्योंकि पॉली का मतलब बहुत सारे, और यानी कि जब बहुत सारे जो आपके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जब ये आपस में जुड़ते हैं तब जाके हमारा क्या बनता है? ये बनता है। इसलिए इसको हमने क्या बोला है? वृहत अणु। तो डीएनए क्या है? एक वृहत अणु है जिसके निर्माण में हजारों न्यूक्लियोटाइड जो होती हैं उनका क्या होता है? आपका यूज किया जाता है। ओके है, क्या किया जाता है? उनका उपयोग किया जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई डीएनए आखिर क्या हो जाता है? डीएनए अणु एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। क्या है? डीएनए अणु एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ठीक है श्रृंखला है। ओके है, क्लियर है? अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, बार-बार ये वर्ड आ रहा है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है, याद रखना, इसके 3 घटक हो जाते हैं। किसके? जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके आपके 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपने एक वर्ड तो सुना होगा जो कि क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार, यानी कि नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? शिवांगी मिश्रा,
भाई सुन, बहुत देर से तेरी मैं बकवास सुन रही हूँ, जब से क्लास शुरू हुई है। मैं यहाँ से हूँ, मैं वहां से हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। अरे तुझे पढ़ना है पढ़, अगर जाना है तो जा यार क्लास से। मैंने नहीं कहा तू मेरी क्लास में आ, मैंने नहीं कहा तू भाई आके बात करना, मैंने कहा कि आके पढ़ाई कर। जिसको पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करेगा, जिसको बकवास करनी है वो बकवास करेगा। और तुम्हारी बातों से मुझे यही लग रहा है कि तुम्हें करनी है बकवास, तो यार तू मेरी क्लास से चली जा। ओके ओके शिवांगी मिश्रा, बहुत देर हो गई, बहुत देर से क्लास को डिस्टर्ब कर रखा है तूने यार। तो अभी प्यार से बोल रही हूँ या तो वैसे चली जा, डांट के जाना है तो मुझे बता दे, ठीक है? आई समझ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कहां से है कहां से नहीं है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, कैसी है, अच्छी है बुरी पढ़ती है, जो भी करती है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है अगर मेरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है तेरे वजह से, जो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मुझे फर्क पड़ेगा। आई समझ? आई समझ? यहाँ पे ये सच में पागल है लड़की, भाई सच में पागल है ये। चलो, बच्चे बोलते थे कि मैम ये लड़की पागल है, मुझे सच में लगने लगा ये लड़की सच में पागल है भाई। चलो आ जाते हैं, इग्नोर करते हैं। सिंपल कुमारी, कहाँ पे क्या बेटा, क्या पॉइंट नहीं आया? हाँ जी बताइए बेटा, कहाँ पे क्या पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, एक बार बताओ फटाफट से। बताइए फटाफट से। क्लास में अगर आप आते हो 30 मिनट लेट, आधा घंटा लेट, तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है? कुछ बच्चे होते हैं डिस्टर्ब वाले, इग्नोर करो बेटा उसे, ठीक है? चलो बेटा मुझे लग गई वो पागल है। चलिए, डीएनए समझ नहीं आ रहा। डीएनए में क्या समझ नहीं आ रहा? डीएनए अभी थोड़ी ना स्टार्ट हुआ है आपका, ये 30 मिनट 27 मिनट हो चुके हैं इस क्लास को, 27 मिनट पहले ही शुरू हुआ था, ठीक है? 27 मिनट पहले ही क्लास शुरू हुई थी। आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी, अगर आप मिस कर दिए तो आप उसको बाद में देख लेना, ठीक? चलो, अब अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कि डीएनए कैसे बन रहा है, कहां पर पाया जाता है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में आखिर क्या इसका होता है। तो डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, हमने बात कर रखी न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इसके 3 घटक हो जाते हैं। कैसे कैसे बेटा? आपके 3 घटक, नंबर 1 आपका नाइट्रोजनी क्षार, एज इट इज आप पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपका पेंटोज शर्करा, क्लियर? एंड नंबर तीसरी चीज हो जाता है आपका फॉस्फेट समूह। आधे बच्चे इस टाइम पे आकर अगर ये चीज बोलते हो ना बेटा कि मैम हमने तो स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा है, बेटा नहीं पढ़ा है स्टार्टिंग से, अब पढ़ा है जरा, अब तो पढ़ लो। एंड अगर तुम अब उम्मीद करते हो बेटा कि बिल्कुल ही हम मैम स्टार्टिंग से हम लोग जैसे स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा, एक टॉपिक को आप एक क्लास में पढ़ा दो, तो ऐसे करेंगे तो 2 चैप्टर भी आपके कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, और आपके बोर्ड में सारा सिलेबस आना है तो आप कैसे कवर करोगे बताओ? अगर इतना ही बिल्कुल हम स्लो चलते रहेंगे, एक ही चैप्टर को पूरा 10-10 एक हफ्ता 2-2 हफ्ते खींचते जाएंगे, तो एग्जाम तक कैसे करोगे बताओ? नहीं हो पाएगा ना, है ना? तो स्पीड पकड़नी पड़ेगी, चीजों को उसी फ्लो के साथ हमें सीखना होगा। एक बार अगर आपको कोई बेसिक चीज क्लियर हो जाती है, देन हम हाई लेवल, अभी हमारा धीरे यहाँ पे हम क्या करें, चीजों को आप ऊपर की तरफ लेके जाने लगे हैं। तो वैसे ही मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ कि चीजों को उसी अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, एंड डीएनए इंपॉर्टेंट है, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ध्यान से जितना फोकस के साथ आप पढ़ सको उतना आपको फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा, है ना? बातें कम करो, ध्यान से सुनो कहना क्या चाहते हैं, एंड पॉइंट टू पॉइंट आपको एग्जाम में भी लिख कर आना होगा, तभी नंबर मिलेंगे। क्लियर है? क्लियर? तो डीएनए अणु एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, यानी कि पॉली का मतलब हो जाता है बहुत सारे, कि हजारों न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, और कब जाके क्या बनता है, एक हमारा डीएनए बनता है। डीएनए जो अणु कैसा हमने बोल दिया कि भाई एक बहुत, यानी कि एक वृहत अणु है आपका, और ये किससे, न्यूक्लियोटाइड, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग होता है। अभी न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इसके क्या हो जाते हैं, आपके 3 घटक हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? नाइट्रोजनी क्षार, आपका पेंटोज शर्करा, और आपका आ जाता है यहाँ पे फॉस्फेट
समूह आ जाता है। ठीक है, अब यहीं पर आपने एक वर्ड सुना होगा क्या, जो कि है आपका प्यूरिन का। सुना है? हाँ जी, सुना है प्यूरिन? सुना है बेटा? नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एक चीज, ये तो आपको पता लग रहा होगा, नाइट्रोजनी क्षार की अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा नॉर्मली क्या हो जाता है कि ATGC, ये सब सुना हुआ है, सुना हुआ है नाइट्रोजनी क्षार ATGC। इसके अलावा आरएनए में एक और मिलता है यूरेसिल, जो कि एक इनमें से एक को रिप्लेस करता है, बताऊंगी तभी किसको रिप्लेस करता है। ठीक है, तो यूरेसिल भी होता है, बट अगर हम फिलहाल डीएनए की बात करें तो मैं डीएनए में आपसे फिर यहाँ पे सिंपल बात करूंगी ATGC की। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड आने वाले हैं, प्यूरिन एंड प्रिमिडीन। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं प्यूरिन्स की। अभी हमने देखा कि नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, आपका थायमिन और यूरेसिल। आपके डीएनए में तो मिलते हैं ATGC, जबकि जो आपका आरएनए होता है वो थायमिन उसको रिप्लेस कर देता है और वहां पे क्या हो जाता है आपका सिंपल, उसकी जगह कौन आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो प्यूरिन्स में कौन कौन होते हैं बताइए फटाफट से। सबसे पहले याद रखना कि जो आपके प्यूरिन्स होते हैं ये दो वले वाले क्षार हो जाते हैं। क्लियर? ठीक, अब यहां पे मुझे ये बताओ कि इसमें आखिर कौन कौन से आते हैं। हाँ जी बताइए, दो वाले वाले क्षार हैं जिसमें से आपका एक हेक्सा होता है, एक पेंटा होता है। अब अगर मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपका यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, थायमिन एंड एडेनिन। अच्छा, और बताओ। और बताइए, A एंड G। वेरी गुड, वेरी गुड। तो याद रखना कि प्यूरिन्स जो होते हैं इसमें आपका आ जाता है कौन कौन सा, एक आ जाता है आपका एडेनिन एंड एक आ जाता है आपका गुआनिन। ठीक है, एडेनिन एंड गुआनिन, तो ये किस में आ जाते हैं, प्यूरिन्स में आपका आ जाता है। और प्यूरिन्स कैसे हैं, प्यूरिन जो होते हैं ये आपके दो वाले वाले क्षार हो जाते हैं, जिनमें से एक हेक्सा वाले होता है, एक आपका दूसरा पेंटा वाले। ठीक है, बट अभी आपको फिलहाल ये याद रखना कि प्यूरिन्स क्या है आपके, एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, अब यहीं पे इसको फटाफट से नोट डाउन करो जल्दी से। नेक्स्ट देन हम आने वाले हैं प्रिमिडीन पे, जल्दी से। हो गया? नेक्स्ट क्या आ जाता है, प्रिमिडीन्स। अभी हमने देखा कि नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वो चार तरीके से थे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, आपका एक यूरेसिल भी होता है। अब यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे जो आपके थे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, तो दो तो हमने वहां लिख दिया। मैं पूछ रही हूँ प्रिमिडीन्स जो होते हैं इसमें कौन कौन से आपके आ जाते हैं बताइए। प्रिमिडीन्स में कौन कौन से आते हैं, हाँ जी बताइए जल्दी से। बेटा अब गुआनिन यहाँ कहाँ से आ गया बच्चा, अभी तो यहाँ पे आया ना, मैंने बोला प्यूरिन्स क्या है भाई, ये तो आपको दो वाले वाला क्षार है। याद रखना कि प्रिमिडीन जो होते हैं ये सिर्फ, यानी कि ये जो होता है एक हेक्सा वाले का क्षार होता है। ठीक है, एडिन और गुआनिन तो यहाँ पे आ चुके। अब गुआनिन अगर आप प्यूरिन में लिखो तो क्या प्रिमिडीन वो है, तो बेसिक चीज है बेटा। चलिए, तो यहाँ पे याद रखना कि प्रिमिडीन जो होते हैं इसी में आपको कौन कौन आ जाता है, इसमें आपका आ जाता है साइटोसिन, जिसको नॉर्मली हम किससे, सी से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका थायमिन, जिसको हम कैपिटल टी से बता देते हैं, एंड यूरेसिल भी आपका इसी में ही आता है, याद रखना। ठीक है, अगर आप बात करेंगे डीएनए की, तो डीएनए में कौन कौन से चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक मिलते हैं, ATGC। आरएनए की बात करते हैं, आरएनए में कौन सा मिलता है आपका, आरएनए में आपका A मिलेगा, टी को रिप्लेस कर देता है U, पॉइंट लिखवाऊंगे अभी, U, G एंड C मिलता है। ठीक है, जिसमें से प्रिमिडीन्स जो हो जाते हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। क्लियर? साइटोसिन जो होता है इसको हम C से प्रदर्शित कर देते हैं, थायमिन को हम कैपिटल T से कर देते हैं, एंड यूरेसिल जो होता है इसको हम कैपिटल U से कर देते हैं। ठीक है, याद रखना कि जो साइटोसिन होता है आपका, साइटोसिन जो होता है यहाँ पर ये आपका डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेगा, जबकि जो थायमिन होता है मैंने बोला ये किस में मिलता है,
ये डीएनए में मिलता है। जब बात करेंगे आरएनए की तो इस थायमिन को रिप्लेस कर देगा कौन, ये यूरेसिल। ठीक है, ठीक है। बेटा मैं सबकी कमेंट्स देख रही हूं, कमेंट्स यूट्यूब के भी चल रहे हैं, कमेंट्स आपके भी चल रहे हैं। अगर आपका काम का कोई कमेंट होगा तो बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा, नहीं होगा तो बेटा नहीं मिलेगा। बताइए। एक एक का नाम लेना पॉसिबल नहीं है बेटा, सबसे पहली चीज ये याद रखना। ठीक है, अभी जितनी चीजें हुई हैं एक बार सारे पॉइंट्स देख लो स्टार्टिंग से लेके अब तक, एंड देन इसको आगे बढ़ा लेते हैं एक बार। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर पे आ जाएं। चलिए, अभी आपने एक पॉइंट देखा था क्या, कि यहां पे हमने देखा था भाई न्यूक्लियोटाइड। अब एक वर्ड और आ जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या है ये न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड? क्या हो जाता है एक न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड की अगर मैं बात करें, न्यूक्लियोटाइड अभी हम देख कर आए हैं ना, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ न्यूक्लियोसाइड क्या है, आप क्या बोलेंगे? बताइए जल्दी से, इतना स्लो आंसर नहीं देना है भाई। ये तो कोई नहीं है, ये तो कोई जवाब ही नहीं है आपने जो बोला प्रताप। हाँ जी, और बताओ। तो याद रखना यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार आपका नाइट्रोजन किससे, यानी कि आपका ग्लाइकोसाइडिंग बॉन्ड द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़कर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड को क्या कर देता है, वो वहां पर उसको बना देता है। अब यहीं पे अब हम लोग देखने वाले हैं इसकी, जो ये आप स्ट्रक्चर सामने देख रहे हैं, इसके कुछ पॉइंट्स को कि आखिर किस तरीके से ये आपका यहाँ पर होता है। तो चलो देखते हैं फटाफट से इसको, है ना। पूरी डिटेल में नहीं आएगी, अभी धीरे धीरे आएंगे, यहाँ पे कुछ हमें और चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि हर एक न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपस में किससे, शर्करा के, अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस 5 जैसे आपका 3 प्राइम 5 प्राइम आप देखते हो, डीएनए कैसे संरचना है, एक बिल्कुल हम देखते हैं कि भाई एक दोहरी जैसे दोहरी संरचना, एक सीढ़ी नुमा वाली क्या हो जाती है संरचना वहां पर आपकी होती है। ये चीज क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी, इतनी चीज क्लियर है। तो हुआ क्या था कि स्विट्जरलैंड जो थे वहां के एक साइंटिस्ट थे, है ना, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कौन थे वो? थे आपके फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, कौन थे? फ्रेडरिक मिशर थे, जिन्होंने 1869 की बात है, कब? 1869 में। ठीक, 1869 में आखिर किया क्या था? हाँ जी, किया क्या था? तो 1869 में केंद्रक में मिलने वाला जो अम्लीय पदार्थ था, ठीक है, उसको उन्होंने क्या बोला था, यानी कि वहां पे जो अम्लीय पदार्थ है यानी कि डीएनए जिसको हम कहते हैं, इसकी खोज की थी और उन्होंने इसको नाम दिया था न्यूक्लिन। ठीक है, कौन? तो भाई यहाँ पर आनंद कहाँ से समझाऊं यार, अभी तो हम अब आए हैं पूरा डीएनए पे समझ के, क्या है, किससे बनता है, वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर करके अब आगे की तरफ बढ़े हैं। लेकिन उससे पहले हम इसके एक बार ये जान लें कि आखिर कौन से साइंटिस्ट थे। तो धीरे धीरे चल रहे हैं ना आगे की तरफ, एक मिनट रुक तो जाओ, है ना भाई। 10th वाले बच्चे डाउट में 10th हिंदी मीडियम वाले चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल क्लास 12th की क्लास चल रही है तो उसको डिस्टर्ब ना करें, क्लियर। तो स्विट्जरलैंड के कौन से एक बहुत ही, मैंने बोला भाई, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, कौन थे वो? थे फ्रेडरिक मिशर, जिन्होंने 1869 में, जो कि जस्ट हम अभी देख कर आए हैं कि केंद्रक में मिलने वाला जो आपका कौन था, केंद्रक में मिलने वाला जो आपका अम्लीय पदार्थ था, ठीक है, अम्लीय पद यानी कि पदार्थ डीएनए की इन्होंने खोज की थी और इसको ही इन्होंने क्या नाम दे दिया था? इसको इन्होंने नाम दे दिया था आपका न्यूक्लिन। ठीक है, फिर उसके बाद साइंटिस्ट आए एक और, ठीक, वो कौन है? वो आए आपके ऑल्टमैन। ठीक, ऑल्टमैन जो थे, याद रखना कि इन्होंने
1899 में जो थे इन्होंने किसको, जब यहाँ पे फ्रेडरिक मिशर जो थे उन्होंने तो न्यूक्लिन नाम दिया, जबकि इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने बोला उसको न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर है? तसल्ली से पढ़ो अभी, है ना, 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी तक हम ऐसे ही करते हैं ना, पार्ट 1 पार्ट 2, तो जब आपके 2 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट होता हुआ है तो ये भी आराम से 2 चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा इजी तरीके से। कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं पढ़ा है, जो डिफिकल्ट टॉपिक भी थे इवन आपको उसको बहुत ईजी करके मैंने समझा दिया है ना। क्लियर? 2 पॉइंट याद रहेंगे, फ्रेडरिक मिशर जिन्होंने क्या दिया इसको 1869 में न्यूक्लिन नाम दिया और उन्होंने किसके डीएनए की खोज की थी सबसे पहले। ऑल्टमैन जो है उन्होंने इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया। और ये जो है आपका जितनी भी जीवित कोशिकाएं, जितनी भी आपके सजीव जो है कोशिकाएं हैं, उनमें पाया जाने वाला क्या है, आपका एक वृहत अणु है जो किसके रूप में, न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। किसमें, सभी जीवित कोशिकाओं में न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? फटाफट से दोनों पॉइंट्स को लिख लो यहां पे जल्दी से, जल्दी से। इस वाले पॉइंट को भी लिखना है क्योंकि ये भी साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे ऑल्टमैन का भी लिखना है, एंड ये लाइन लिखनी है आपको कि जीवित सभी जीवित कोशिकाओं में न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में ये पाया जाता है। 10th का टाइम टेबल आपको डाउट में 10th हिंदी मीडियम वाले चैनल पर मिल जाएगा बेटा, वहां पे जाके देख लो प्लीज। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। अब इसकी तरफ बढ़े डीएनए की संरचना पर। ठीक है, तो यहां पर जो अक्सर आप नाम सुनते हैं कौन कौन से जो आ जाते हैं, वॉटसन एंड क्रिक, वो अब यहाँ पर आने वाले हैं। तो हुआ क्या था कि यानी कि भाई आपके जैसे कुछ साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने यानी कि भाई क्रिस्टलोग्राफी आपने सुना होगा, यानी कि उनके द्वारा एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के आधार पर 1953 में क्या हुआ था कि जेम्स जो वॉटसन थे, ठीक है, और इन्होंने कौन से जो आपके क्रिक थे जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक, और वॉटसन आपका जो वॉटसन थे उनका पूरा नाम था जेम्स वॉटसन, उन्होंने डीएनए की एक संरचना दी। कौन सी? द्विकुंडलित उन्होंने नमूना दिया जो कि ये था इस तरीके से। ठीक है, क्या दिया? वॉटसन एंड क्रिक जो 2 साइंटिस्ट थे, ठीक, इन्होंने क्या किया, जो डीएनए थी उसकी संरचना का एक द्विकुंडली नमूना क्या किया, इन्होंने प्रस्तुत किया। क्लियर है? यहां पर हो गया? क्लियर है? तो यहां पर 1869 से कहानी स्टार्ट हुई कि 1869 में कौन थे आपके फ्रेडरिक मिशर जिन्होंने न्यूक्लिन दिया, फिर और साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड, और फिर यहां पर वॉटसन एंड क्रिक ने कब, आप कहा 1953 में, देखो कितनी लंबी चली, 18 में स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, है ना, और 1953 में कब आपके जो यहाँ पे वॉटसन एंड क्रिक थे, इन्होंने डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित जो था ये नमूना क्या किया था, प्रस्तुत किया था। और वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की संरचना को समझाने के लिए इसको यानी कि इसको प्रस्तावित करने के लिए इनको एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था जो कि 1962 में इनको मिला था। क्लियर है? तो वॉटसन एंड जो क्रिक थे, इनकी जो ये संरचना थी, जो डीएनए की इन्होंने जो द्विकुंडलित संरचना दी थी, इसकी बहुत सारी क्या आ गई थी, यहाँ पे एक तरीके से आपकी विशेषताएं आ गई थी। वो विशेषताएं क्या क्या थी, कौन कौन सी थी? ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई एक दोहरी संरचना वाला ही तो पहला पॉइंट तो आप हर बच्चा इजिली वहां पे लिख देता है ना। ठीक, सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे, नंबर 1, एक पॉइंट को समझते हुए चलना कि डीएनए जो है, ठीक है, क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है या 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं? बताइए, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो आपका डीएनए में कितनी, 2 आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हो जाती है ना।
तो क्या लिखेंगे कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड ठीक श्रृंखला पाई जाती है, या आप यहां पे कह सकते हैं कि होती है। क्लियर है? ये पॉइंट मैं आपको लिखे लिखाए भी दे सकती थी, बट याद रखना कि मैं लिखे लिखाए नहीं दे रही हूं, एक एक पॉइंट को समझाकर यहाँ पे लिख रही हूं, तो एज इट इज अपनी कॉपी में लिख लो। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, अब बात करें दिख कैसे, हमें पता है कि भाई दोनों चेन से एक बिल्कुल सीधी घुमावदार इस शेप में दिखती है कि भाई ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है यहाँ पे, है ना, इस तरीके से दिखाई देती हैं। और कैसी होती हैं भाई? इस तरीके से। अब ये जो है, क्या हमें कोई एक सीधी लाइन जैसा दिखाई दे रहा है कि भाई सिंपल एक सिर्फ सीधी लाइन सी है? क्या सिर्फ एक सीधा लाइन दिखाई दे रहा है? हाँ जी भाई, ये 12th की क्लास चल रही है, बायोलॉजी की चल रही है। फिजिक्स बेटा फ्राइडे सैटरडे होता है, और ये वाली क्लास मंडे और ट्यूसडे ही होती है। ठीक। अब ये दोनों श्रृंखलाएं जो दिख रही हैं, क्या आपको बिल्कुल एक सीधी रेखा की तरह दिख रही हैं? बताइए जल्दी से आंसर भाई। नहीं दिख रही ना? कैसे दिख रही है? हम क्या देते हैं कि भाई सर्पिल रूप में दिख रही है ना, सर्पिल रूप में कुंडलित घुमावदार सी, है ना, जैसे रिबन होता है, रिबन जब वो ऐसे पूरा अच्छे तरीके से लिपटा हुआ होता है, जब उसको खोलते हैं तो इस तरीके से मतलब एक झाला टाइप में घूम कर आता है ना, तो वो जो होता है कुछ इस तरीके से इसकी संरचनाएं होती हैं। यानी कि ये जो दोनों श्रृंखलाएं आपकी होती हैं, कैसी होती है? प्रति समानांतर दिशाओं में क्या होती है? अभिविन्यासित, यानी कि बटी होती हैं। दो किस्में आपकी अलग दिशाओं में, यानी कि प्रति समानांतर दिशाओं में क्या होती है? बटी होती हैं, या अभिविन्यासित होती है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्लियर, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? और एग्जाम में पूरा डिटेल में ही आप पॉइंट्स को लिखेंगे कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होते हैं। जब आप सबसे पहले डीएनए के बारे में बता देंगे कि किसने खोजा था, कब किसने जो मॉडल था वो प्रस्तुत किया था, एंड फिर जब धीरे धीरे आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर इसके संरचना का, देन आप इन पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। और जो हम यहाँ पर याद रखना कि जो आपके पॉइंट्स होंगे उनको आप पॉइंट्स में लिखना ट्राई करना, कि एक के नीचे एक पॉइंट, पैराग्राफ के फॉर्म में मत लिखना, क्योंकि वहां पे अक्सर नंबर थोड़े कम मिल जाते हैं। जब डीएनए के पॉइंट्स लिखोगे तो एक पॉइंट के उसमें लिखोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे, और इसका जो डायग्राम है वो तो अच्छे से बना ही लेना है। ठीक है, तो डीएनए में ये वाला पॉइंट तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, 2 के 2 पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है? बड़े हाँ अनु, बिल्कुल कर सकते हो यार, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, चलो अब यहां पर ये जो दोनों जो हमें रस्सी के समान जो संरचनाएं दिख रही हैं, यानी कि जो दोनों रज्जुक होते हैं आपस में जुड़े किसके जरिए होते हैं? अब हमें पता है कि डीएनए में क्या है? नाइट्रोजन बेसेस A, T, G और C, है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं? वो डीएनए की संरचना में पाए जाते हैं। किस वाली में? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो अगर इस तरफ आपका एडेनिन है, ठीक है, तो उधर क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। इस तरीके से क्या होती है? संरचनाएं पाई जाती हैं। हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला की बात कर रहे थे कि कैसे जुड़कर बनी होती है, तो ये कुछ इस तरीके से आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जुड़ी होती है, जो कि आपका एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है। क्लियर है? और द्विरज्जी के पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करें तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, इधर आपका टी दिया हुआ है। ये आपका टी है, यहाँ पर आपका ए हो जाता है, इधर आपका जी है, इधर आपका सी है। तो एक चीज ध्यान से देखो, ये जो संरचना यहाँ पे आपको दिख रही है, सबसे पहले इसको देखो, बिल्कुल एक सिंपल सी हो जाती है। डीएनए क्या बोला था? डीएनए क्या है? हमने बोला भाई डीएनए जो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसकी एक श्रृंखला है। हमने बोला भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे? ये देखो, ये श्रृंखला इस तरीके से आपस में जुड़ रहे हैं। और न्यूक्लियोटाइड भी बता चुकी हूँ क्या आपका होता है, नाइट्रोजनी क्षारक वगैरह सब कुछ बता चुकी हूँ। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो 2 अलग अलग रस्सी के समान संरचना, ये तो जुड़ रही है, ये तो क्या हो रही है भाई? आपस में जुड़ रही है। अब बात है कि ये किससे जुड़ी हैं? तो यहाँ पर तो मैंने बोला ना, आपके क्या पाए जाते हैं? यहीं पर तो आपके नाइट्रोजनी जो क्षार है। अब एक श्रृंखला ही होगी, क्या बोल रहे हैं कि द्विरज्जु की है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, यानी कि भाई अगर एक वो जा रही है उधर से तो एक ये जा रही है। ये क्या है हमारे A, T, G, C, ये तो हमारे क्या हो जाते हैं? नाइट्रोजनी क्षार हो जाते हैं।
ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजन क्षार होते हैं। और ये देखो, ध्यान से देखो, इनके बीच में आपको लाइंस दिख रही होंगी और यहां लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड, लिखा हुआ है, दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है भाई, यहाँ पे दिखा, क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ये रहा यहाँ पे, क्लियर। और जो दोनों जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है भाई, एक ये रही इस तरफ, एक चेन ये जा रही है, और हमने यही बोला है कि भाई दोनों रज्जुक आपस में, क्या बोला है, दोनों रज्जुक आपस में कौन से बॉन्ड के जरिए, जल्दी से बताओ, अभी बोला है यार, कौन से बॉन्ड के जरिए, हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा और प्लस कुछ ऐसी क्रियाएं, यानी कि जल विरोधी अन्योन्य क्रियाएं जो होती हैं, उनके द्वारा क्या होता है, आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि एक चेन ये जा रही थी, एक ये, तो दोनों आपके द्विरज्जु के, यानी कि द्वि का मतलब दो, रज्जु के मतलब रस्सी के समान संरचना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब ये जो चेन जुड़ती जा रही है, और ये जो आपस में जुड़ रही है, किसके जरिए जुड़ रही है, ये इधर नाइट्रोजन क्षार है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और अगर हम देख रहे हैं तो ये जो लाइंस बीच में जा रही हैं, जो आपको दिख रही है इस तरीके से, यही क्या कर रही है, इनको आपस में जोड़ रही है। और ये लाइंस कोई ऐसी लाइंस नहीं है, यही क्या होते हैं, यही जो होते हैं, ये होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किन के मध्य है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये तो N क्षारों के मध्य है, ठीक है, क्लियर है, नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य ही तो है। तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड किसके मध्य आ जाता है, N क्षारों के मध्य में होते हैं, याद रखना ये चीज, क्लियर। अब बात आई कि मैम यहाँ पे कहीं पे तो हमें 2 लाइंस दिखाई दे रही है, कहीं पे हमें 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं, तो क्या ये अलग अलग है, या फिर ये मैम ये सिर्फ ऐसी बनाई गई है लाइंस, या फिर ये पर्टिकुलर है कि यहाँ पे 2 ही आने, यहाँ पे 3 ही आनी है, बताओ, क्या ये सिर्फ ऐसी बनाई गई है, या फिर कुछ इसका मीनिंग है कि मैम यहाँ पे 3 ही आनी है और यहाँ पे 2 ही आनी है? हाँ जी भाई, बातें क्यों हो रही हैं, हाँ क्यों बातें हो रही हैं, आनंद, पीयूष, क्यों इतनी बातें हो रही हैं भैया तुम्हारी? पढ़ना नहीं है, दिल दिल अच्छा लगता है डांट खाना, सुनो ध्यान से। अब तो ये जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया गया है, सबसे पहले चीज, ये जो बॉन्ड है, याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारे नाइट्रोजन क्षारक होते हैं ATGC, अगर डीएनए की मैं बात कर रही हूं, तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जैसे अगर मैं बात करें जो हमेशा ये पेयर बनाते हैं, यानी कि जोड़े बनाते हैं, तो ए जो अपना जोड़ा बनाता है वो किसके साथ बनाता है, टी के साथ पेयर बनाता है, ठीक है। जी जो अपना बनाता है, यानी कि गुआनिन जो होता है, वो किसके साथ, अपना साइटोसिन के साथ ही बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे देखूं तो ए और टी आपस में जुड़े हैं, क्या आपने कहीं भी ये देखा कि जी टी के साथ जुड़ रहा है या फिर जी ए के साथ जुड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो ए जुड़ा होता है किसके साथ, टी के साथ, याद रखना हमेशा, और जी जुड़ता है किसके साथ, सी के साथ। तो यहाँ पे हमेशा ये पेयर बनाते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं ATGC। नॉर्मली निकलता भी मुंह से यही है कि ATGC, क्यों, क्योंकि ये इसी पेयर में होता है, हम इनको इसी फॉर्म में याद रखते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आपका दिख रहा है कि भाई इनके बीच में बंध पाए जाते हैं, तो याद रखना कि यहाँ पर ये जो बंध बन रहे हैं ए और टी के बीच में, जो 2 लाइंस दिख रहे हैं, यानी कि 2 बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ए और टी के बीच में क्या हो जाते हैं आपके, यहाँ पे कितने बंध, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, कितने, 2 हाइड्रोजन बंध। जबकि अगर मैं आपसे बात कर रही हूं किसके, गुआनिन एंड
साइटोसिन की। तो इनके बीच में जो बंद होते हैं वो आपके 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं। ये कोई डिजाइन के लिए लाइन नहीं बनाई है, दिखाया गया है कि किनके बीच में कितना बॉन्ड वहां पे पाया जाएगा। इसीलिए ए और टी के बीच में 2 लाइंस वहां दिखाई गई हैं और जी और सी के बीच में आपकी 3 लाइन यहाँ पर दिखाई गई हैं। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया है? हाँ जी। अब याद रखना कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है हमारा, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये कैसा है भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, होता तो ये कमजोर है, लेकिन इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। आप सोचो यहाँ पर भी ये बना रहा है, वहां पर भी, वहां पर भी, तो इसकी संख्या क्या है? यानी कि इसकी संख्या ज्यादा होने से हुआ क्या कि ये जो, यानी कि ये जो है आपके, ये क्या कर रहे हैं, जो डीएनए उसके दोनों रज्जु को क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ने में सफल हो जाते हैं। एक बॉन्ड नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, कहीं पे 3 है, फिर वापस यही चीज क्या हो रही है, वहां पे रिपीट हो रही है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि वैसे तो वीक है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन बार बार क्या हो रहा है यहाँ पर ये पाया जाए, जिसकी वजह से इन दोनों चेन्स को आपस में जोड़ के रखने में क्या कर रहा है, ये काफी हेल्प कर देता है। क्लियर है? जल्दी बताओ यहां तक क्या चीज है, बिल्कुल क्लियर है? यस और नो इस डायग्राम तक फटाफट से। हाँ जी, यहां तक क्या चीजें क्लियर हैं, यस और नो? फटाफट से मुझे ये चीज बता दो। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, पूजा यादव, अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो मत करो यार, क्यों डिस्टर्ब कर रखा है तुमने क्लास को? मजा आ रहा है यार। हाँ जी, मजा आ रहा है। क्लास में बदतमीजी करने से बेटर है इस दिमाग को अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल कर लो। ये दिमाग यहाँ में लगा रहे हो ना, वरना कल को फिर सब्जियों पे बेचते मिलोगे, ठेलों पे सब्जियां बेचते फिरोगे। आई समझ? अगर अभी नहीं पढ़ाई करी और अच्छा पढ़ ली जाओगे तो कल को अच्छे डॉक्टर बनोगे कहीं, या फिर कोई आईएएस बना होगा। लेकिन अगर यही करोगे ना, यही जो यहाँ पे ये आवारागर्दी चलती है तुम्हारे कमेंट बॉक्स में, तो कल को ना तुम फिर सब्जी बेचते मिलोगे ठेलों पर। आई समझ? क्लास बंद कर दें तुम्हारी? एक काम करते फिर क्लास बंद ही कर देते हैं। क्यों ही क्लास चला रहे हैं यार तुम्हारी? जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, जिनके लिए क्लासेस चल रही हैं, तो फिर क्यों ही क्लास लें? बंद ही कर देते हैं क्लास तुम्हारी। तुम्हारी बातें तो खत्म होंगी नहीं, है ना? जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना बाहर में जाओ, तुम अब मत पढ़ो, है ना? करो माँ बाप के पैसे खूब बर्बाद करो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ तक आपका पॉइंट हो जाता है बिल्कुल क्लियर कि कौन से बॉन्ड मिल रहे हैं, कौन कौन से बॉन्ड मिलेंगे आपके, सब चीज, ठीक है? अब आगे आ जाते हैं। तो एक स्ट्रैंड की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रैंड की बात करते हैं, एक रज्जु की, ठीक है? तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, उसका जो सीक्वेंस होता है, तो वहां पे वो जो सीक्वेंस बना हुआ है उसमें क्या होती है, सूचनाएं आपकी निहित रहती हैं। इनको हम क्या कह देते हैं? उस जिसमें निहित होती है उसको हम संवेदी रज्जुक कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है?
क्लियर। और जो वो पूरा रस्सी के जो संरचना है उसको हम प्रति संवेदी रज्जुक हम उसको कह देते हैं। अब यहाँ पर अब आती है बारी इस डायग्राम पे हमें आने की। हमने पूरा पढ़ लिया, बिकॉज मैंने इस डायग्राम में आपको पहले क्यों नहीं दिखाया, बिकॉज आपको यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं मिल रहा होगा कि ए है, टी है, जी है ना, यहाँ पे आपको बॉन्ड क्लियर होते। इस डायग्राम से एटलीस्ट आपको क्या क्लियर हो गए हैं, बॉन्ड क्लियर हो गए हैं कि भाई यहाँ पे मैम 3 मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहीं पे आ जाते हैं अपने इस वाले डायग्राम पे। अब पॉइंट को बहुत ध्यान सुनना। इसके अगर हम डीएनए के अणु के व्यास की हम बात करते हैं तो वो कितना होता है आपका 20 एंगस्ट्रॉम, जो कि आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, यानी कि इस जगह से मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ये वाले पार्ट और जो ये वाला पार्ट है, यानी कि ये जो है इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाती है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितना है आपका 20 एंगस्ट्रॉम। यानी कि डीएनए के अणु का व्यास कितना हो जाता है, आ जाइए, डीएनए अणु का व्यास कितना, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्लियर। और अब आपने यहां पे देखा कि भाई ये पूरा इस तरीके से घूम सी रही है ना, इस तरीके से पूरा घूम सी रही है कि भाई रस्सी की समस्या पूरा घूम रही है। तो यहां पर अब आते हैं किसमें, इस चीज जो ये सर्पिल से घूम रहे हैं, तो उसके एक कुंडलन की लंबाई आखिर कितनी हो जाती है, बताइए कितनी हो जाती है। एक कुंडलन की अगर हम लंबाई देखें तो याद रखना कि वो हो जाती है आपकी 34 एंगस्ट्रॉम। यानी कि भाई यहां से अगर हम देखें, यहां से इसने घूमना शुरू किया और यहाँ पे इसका कर्व अगर खत्म हुआ, ये घूमना यहां से शुरू खत्म हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाता है, यानी कि अगर हम बात करें कि ये कितना हो जाता है, यानी कि सर्पिल सूत्रों के एक कुंडलन की, आ जाइए, सर्पिल सूत्रों की, ठीक, ये जो पूरी एक कुंडली आई है वहां पे, है ना, क्या आई है, जो एक कुंडलिन आई है, आप कह सकते हो कुंडलन कह सकते हो, तो उसके एक कुंडलन ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है 34। इन पॉइंट्स को इजी करके लिख लेना। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम 34 एंगस्ट्रॉम लिख रहे हैं तो वो कौन से वाले पार्ट का हो जाता है, 20 लिख रहे हैं तो वो क्या है, ये सब नहीं पता होते हैं काफियों को। तो ये चीज इजी तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में अपनी कॉपी पे आप इनको लिख सकते हो। क्लियर है, ठीक, चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट। अब यहीं पे पॉइंट लिख लो, क्योंकि वो डायग्राम में तो नहीं है, यहाँ पे लिखवा देती हूँ एक पॉइंट। पॉइंट क्या आ जाता है, हाँ जी, यहाँ पर आपका क्या आ जाता है पॉइंट, इस जगह पर याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई आखिर मैम जो अगर हम बात करें प्रत्येक कुंडलन में, जो प्रत्येक कुंडलन जा रहा है उसमें जो नाइट्रोजनी जो क्षार हो जाते हैं, कौन से, जो नाइट्रोजनी जो क्षार हैं, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं कि भाई वहां पर जो क्षार युग्म यानी कि जो पेयर पाया जा रहा है, तो वो कितने होते हैं, तो याद रखना 10 क्षार युग्म वहां पर होते हैं। यानी कि प्रत्येक कुंडलन में कितने, किसमें, प्रत्येक कुंडलन में 10 क्षार युग्म होते हैं। पॉइंट को जैसा लिख रही हूं एज इट इज आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। कुछ भी पॉइंट को आप ऐसे ऊपर नीचे करके नहीं लिखेंगे, एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि हर एक का मीनिंग है। बच्चों को ये तो पता होता है कि ये लंबाई 20 एंगस्ट्रॉम है, या फिर ये आपकी लंबाई 34 है, जो भी चीजें होती है, मैं बस याद रखना एग्जाम में बच्चों को ये तो नंबर्स तो याद रहते कि 20 था, 34 था और 3.4 था, लेकिन ये नहीं पता होता कि कौन सा पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो जो डीएनए अणु था उसका जो व्यास था वो था 20 एंगस्ट्रॉम। सर्पिल सूत्रों के एक कुंडलन की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 34 एंगस्ट्रॉम। और वहीं पे जो आपका प्रत्येक कुंडलन में कितने क्षार युग्म होते हैं, 10 क्षार युग्म, यानी कि बेस पेयर कितने होते हैं आपके, 10। ठीक है, क्लियर है, आगे आ जाएं। हाँ जी, नेक्स्ट, क्लियर। अब ये बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, यहां पर ये जो लिखा हुआ है 3.4 एंगस्ट्रॉम, इस पॉइंट को अगर मैं बोलूं, इस पॉइंट से क्या समझे हो, और ये तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा रहा है। हमने बोला भाई यहाँ पर अगर एक ये लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से, एक ये लाइन जा रही है इधर और इधर जा रही है एक ये वाली लाइन, ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो अगर हम बोले
तो ये किसके बीच की दूरी बता रहा है 3.4? ये बहुत इजी तरीके से आप बता सकते हो। हाँ जी, बोलो। यहां तक क्लियर है? ये क्या है? मैंने बोला है ये जो लाइंस है, अभी तो पूरे स्ट्रक्चर पढ़ के आ चुके हो यार तुम लोग। वेरी गुड रामदेव। क्या था कि ये जो बॉन्ड है, ये मैंने अभी जस्ट बोला था कि ये जो लाइंस खिंच रही हैं, ये आपको ये नहीं बता रहे कि यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, इसीलिए मैंने दूसरा डायग्राम दिखाया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये बन रहा है बॉन्ड बन रहा है, कौन सा? हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कोई वो तो लिखे नहीं है क्या आपके नाइट्रोजन क्षार कि भाई कौन किसके साथ पेयर अप हो रहा है ना, कि यानी कि कौन किसके साथ जोड़ा बना रहा है। तो यहाँ पर अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या होंगे, नाइट्रोजन क्षार होंगे, है ना। तो ये हाइड्रोजन बंध उनको जोड़ते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि भाई यानी कि एक हाइड्रोजन, यानी कि अगर हम बात करें एक नाइट्रोजन क्षार यहाँ पर होगा, एक नाइट्रोजन क्षारक यहाँ पे होगा, तो ये इसके बीच का डिफरेंस बताया गया कितना, 3 जो आपका 4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये भी नाइट्रोजन क्षार है, ये भी नाइट्रोजन क्षार है, और दोनों अगर पास में, यानी कि अगर हम बात करें कि दो निकटवर्ती जो क्षार युग्म होते हैं, किसकी, दो निकटवर्ती क्षार युग्म, ठीक, क्लियर है। इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो है आपकी 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? यहां तक चीज क्लियर? ओके है? वापस क्लियर है? वापस बताऊं, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वापस समझ लो, रिपीट कर रही हूं। हमने बोला कि भाई हमारा जो डीएनए है वो क्या है, भाई एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। हमने बोला द्विरज्जु की है, दोहरी संरचना वाला है ना, एक ये री और एक ये री। मैंने बोला नाइट्रोजन क्षार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। ए बनाता है टी के साथ, ठीक है, आपका वहीं पे जी बनाता है सी के साथ, और ए और टी आपस में जुड़ेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, जबकि जी और सी आपस में जुड़ेंगे वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। यहाँ पे ये कहानी क्लियर हो जाती है। फिर हमने कहा कि भाई यहाँ पे आप हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन बेसिस को देख चुके हो, अब आओ सीधा आप किस पे, इस स्ट्रक्चर में, बिकॉज हमें जानना था कि आखिर किन के बीच की दूरी कितनी होती है। हमने सबसे पहले बात करी यहाँ पे किसकी, 20 वाले की, यानी कि जो सबसे टॉप पे लिखा हो ये क्या होता है। तो जब हमने इसको देखा तो क्या होता है आपका कि डीएनए अणु जो होता है, यानी कि ये जो आपका यहाँ पे अगर बात करें, ये जो पूरा जो डिस्टेंस था वो कितना होता है, इसका अणु का व्यास कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम आपका यहाँ पे हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, सर्पिल सूत्रों का एक कुंडल की लंबाई, यानी कि पूरा जो घूमा है और उस तरीके से घूमने जहां पे उसका घूम खत्म हुआ है वो कितना हो जाता है। हाँ जी, दुखी कर दिया इस लड़की ने, बोल बोल के तुम्हें समझ नहीं आ रही ना, दुखी कर दिया तुमने क्लास में। पूजा यादव, पढ़ने आ रही है क्लास में, बातें करनी आ रही है, नंबर नहीं दे सकती, हाय ये हाय वो, सारे हाय क्लास में कर लो तुम, यार समझ ही नहीं आता है। और साथ में जो बात करेगा वही भागेगा क्लास से, अब करो बात है तुम। आगे आ जाइए। नेक्स्ट, सर्पिल सूत्रों की कितनी थी, 34 आ गई थी। देन हमने बोला प्रत्येक कुंडल में 10 क्षार युग्म होते हैं, और हमने जो लास्ट देखा कि भाई वो जो 2 आपके बॉन्ड थे, यानी कि भाई 2 बॉन्ड कैसे, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड था यहाँ पे एक दूसरा होता है, तो यानी कि सिंपल सा ये बोल लेते हैं कि जो 2 नाइट्रोजन क्षारक थे उनके बीच का जो डिफरेंस था वो कितना आया था यहाँ पे, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके है।
यहां तक हमने देखा। अब आगे आती है इसको और बारी बढ़ानी। तो याद रखना कि एक श्रृंखला का जो पिरिमिडीन होता है, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें पिरिमिडीन और प्यूरिन की, तो आप एक चीज देखना, हमारे यहाँ पे पिरिमिडीन और प्यूरिन 2 वर्ड आए थे या नहीं आए थे? ठीक है, तो याद रखना कि जो प्यूरिन थे, मैंने उसका एग्जांपल दे कि भाई आखिर प्यूरिन में कौन कौन से आ रहे हैं, कि भाई आपका एडेनिन गुआनिन आ गया। मैंने बोला बेटा पिरिमिडीन की बात करें तो वहां पे यूरेसिल आ गया, थाइमिन आ गया, साइटोसिन आ गया, है ना, वो 2 अलग अलग चीजें थी आपकी। तो हम कहना क्या चाहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि भाई एक श्रृंखला का जो पिरिमिडीन होता है, क्या बोल रहे हैं कि एक श्रृंखला का पिरिमिडीन किससे, यानी कि भाई अगर इस वाली श्रृंखला में यहां पे ये पिरिमिडीन है ना, तो दूसरी श्रृंखला कौन सी है उसके अपोजिट, ये वाली श्रृंखला आई, तो ये हमेशा किससे, दूसरी श्रृंखला के, यानी कि पिरिमिडीन हमेशा दूसरी श्रृंखला के किससे जुड़ रहा है, प्यूरिन से जुड़ रहा है, यानी कि प्यूरिन से क्या कर रहा है, उससे जोड़ा बनाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं युग्म करता है, पेयर बनाता है, यानी जोड़ा बनाता है। युग्म का मतलब क्या है, पेयर या जोड़ा। क्लियर है? ओके है, चलिए, तो यहां पे ये लाइन यही बोले कि आपका जो एक, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन थी हमारी, ये वाली एक ऊपर वाली, और इधर ये नीचे वाली लाइन है इधर, ठीक है। यहाँ पे ये आपका पिरिमिडीन है ना, ये थाइमिन क्या है, ये थाइमिन जो है ये क्या आ जाता है आपका, पिरिमिडीन हो जाता है। अब आपका एडेनिन क्या है, भाई ये तो प्यूरिन है। तो क्या कहा गया कि भाई एक जो श्रृंखला है उसका जो पिरिमिडीन होता है वो दूसरी श्रृंखला के प्यूरिन के साथ ही हमेशा पेयर अप होता है, यानी कि उसके साथ ही हमारा, यानी कि उसके साथ ही क्या करता है, हमेशा जोड़ा बनाता है। क्लियर है? क्लियर? तो देखो ये टीप क्या है, पिरिमिडीन, इसने किससे बना है, ए के साथ जो कि प्यूरिन है। गुआनिन क्या है, प्यूरिन आपका साइटोसिन के साथ बना है जो कि पिरिमिडीन है। तो एक पिरिमिडीन के साथ दूसरे के साथ क्या कर रहा है, पेयर बना रहा है। क्लियर है? और यही जो संबंध होता है, जो ये आपस में पेयर अप हो रहे हैं, यही अणु को क्या करते हैं, 20 एंगस्ट्रॉम की जो हमने देखा है चौड़ाई इन्होंने वहां पे प्रदान की है, ये इन्होंने करी है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? डायग्राम देखो, मैं ध्यान से बोलूं, अगर आपको डायग्राम बनाना है तो एग्जाम में आप ये वाला डायग्राम बनाकर आएंगे, बट एक डायग्राम बनाकर आएंगे तो आप बीच बीच में इस तरीके से ये करके नहीं आएंगे। क्या करके, कि सिर्फ सिंपल ये एक लाइन खींच कर आएंगे। अगर आप एग्जाम में इस तरीके से कर आ गए तो नंबर कट जाएंगे। अगर आप ये वाला डायग्राम बनाते हैं एग्जाम में तो आपको ये नंबर्स तो प्रॉपर तरीके से लिखने होंगे कि 34 है, ठीक है, ये 10 एंगस्ट्रॉम, ये वाला आपका ये डिस्टेंस है 3.4, ये डिस्टेंस हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से बनाओगे, बिकॉज यहाँ पे कहीं पर भी आपको नाइट्रोजन क्षारक लिखे हुए नहीं दिखेंगे, तो आपको लिखना होगा कैसे, कि भाई आखिर अगर मैम यहाँ पे हमारा ए है तो इधर टी है ना, और इनके बीच में कितना, भाई डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो आपको 2 ही बॉन्ड बना के दिखाने पड़ेंगे। एग्जाम में मैं इतनी गारंटी लेती हूँ कि शायद आप ये वाला डायग्राम तो नहीं बना पाओगे बेटा, है ना। काफी बच्चों को क्लियर ही नहीं होता है कि आखिर मैम बनाना कैसे है। तो यहाँ पर एग्जाम में तो आप ये वाला डायग्राम तो नहीं बना सकते, बट अगर आ जाता है कि पूरी इसकी दोहरी संरचना का वर्णन करना है तो ये आप इजीली बना सकते हो, और इसके बीच में आपको चेंज करने की नीड भी नहीं होगी कि भाई आपको पता है कि अगर आपको यहाँ पे ए लिखना है तो उसके अपोजिट टी लिखना है, और बस आपको ध्यान देना है बीच में जितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं। इस डायग्राम की इतनी प्रैक्टिस कर लेना, और याद रखना कि जब भी आप ना एक एग्जाम में जब बनाएंगे डीएनए के स्ट्रक्चर को, आप हमेशा 2 पेन से बनाएंगे, ठीक है, 2 पेन से आप बनाएंगे। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कैसा है, दोहरी संरचना वाला होता है और आपको इसी अकॉर्डिंग बनाना होगा। देखो अगर आप इसको दोनों पेन से बनाते हो ना, तो दोनों पेन को आपको इस तरीके से पकड़ना होता है। ये 2 अलग अलग पेन है। मैं वापस बोल रही हूँ, एग्जाम में अगर आपको बनाना है तो एग्जाम में आप डीएनए को जब बनाएंगे तो इस तरीके से दोनों पेनों को आप आपस में जोड़ेंगे। ये अलग अलग पेन थे, इन दोनों को आप आपस में क्या करेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे, एंड दोनों पेनों को इस तरीके से पकड़ेंगे। और जब बनाएंगे तो अपनी कॉपी में कुछ इस तरीके से दोनों पेनों के साथ रख के चलेंगे आप। ये बिकॉज बोर्ड है तो यहाँ पे दोनों पेन नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करके बनाना है,
क्लियर है? यानी कि जब आप दोनों पेनों को बेटा इस तरीके से इस्तेमाल करके, यानी कि यहाँ पे बनाने लिखने की कोशिश करोगे ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेन चल सकता है क्योंकि डिजिटल बोर्ड है, दो पेन एक साथ नहीं चल सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप बनाएंगे अपनी कॉपी पे कुछ इस तरीके से अपने पेन्स को पकड़ के, ठीक है, कॉपी पे तो चल जाते हैं, तो जब आप इस तरीके से बनाओगे तो वो दोनों लाइन पता है कैसे दिखाई देंगी, जब आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप दोबारा बनाओगे ना तो वहां पर क्या होता है कि एक लाइन तो सही चलेगी, दूसरी सही नहीं जा पाती है। वो दिक्कत कहां पे आती है? जब ये आप घुमाव लेते हो। ओके, ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, हमें पता है कि ए हमेशा टी के साथ अपना जोड़ा बनाता है एंड जी हमेशा सी के साथ अपना जोड़ा बनाता है। लेकिन बात आती है क्या इन अणुओं की संख्या जी संख्या के समान ही होती है? कि मैं बात कर रही हूं कि भाई क्या इनकी संख्या आपस में समान है? बताओ बताओ। हमें पता है कि ए जो है वो अपना जोड़ा जो बनाता है वो टी के साथ बना रहा है, जी जो अपना जोड़ा बना रहा है वो सी के साथ बना रहा है ना। लेकिन अणुओं की संख्या क्या जी की संख्या के समान होगी, ग्वानिन के समान हो? जरूरी तो नहीं है। वहीं पे ठीक अगर मैं बात कर रही हूँ सी और टी की, इन दोनों की संख्या में भी कोई ऐसा नहीं कि भाई इन दोनों की संख्या भी समान हो, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है कि भाई यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई इनकी संख्या जो है वो समान होंगी या वहां पे नहीं होंगी। क्लियर है यहाँ पे ये पॉइंट? क्लियर? तो डीएनए की अगर आ जाती है संरचना तो आपको ये सारे पॉइंट्स बस कर कर आने हैं कि आपको बताना है डीएनए आखिर होता क्या क्या है, कहां पर वो डीएनए पाया जाता है, साथ ही साथ वो जो डीएनए होता है क्या उसकी संरचना होती है। पूरी संरचना को आप एक्सप्लेन करेंगे। जितने पॉइंट हमने ये जो 9-10 पॉइंट देखे हैं, इन सारे के 9-10 पॉइंट को आप एग्जाम में एज इट इज लिख कर आएंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए यहाँ पे किसी को कोई, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? क्योंकि बिकॉज आपने जो क्वेश्चन किया है एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया है अपना, एंड बहुत बड़ा पार्ट भी इस चैप्टर का हमने कवर कर लिया है। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। जल्दी से बता दो। जिन्होंने बात करी होगी उनको तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा होगा, है ना, बातें करने से फुर्सत ही नहीं है। हाँ जी, यहां तक किसी का कोई सवाल है? बन रहा है, बनाकर देखा, वेरी गुड निहारिका, बिल्कुल बनेगा। अगर आप दो पेनों को इस्तेमाल करके बनाओगे तो वो बहुत इजीली आपका बन जाएगा, है ना। एक से बनाओगे तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे जब आपका चैप्टर जैसे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट करी, आपने से कुछ बच्चे थे नहीं पढ़ी थी जिन्होंने, तो पढ़ना जरूरी है कॉन्सेप्ट का, और जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि रिवीजन हो रहा है कि मैम चीजें क्लियर ही हो रही है और अच्छे तरीके से। तो अभी हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। जैसे ही आपके जितने भी सारे जो चैप्टर्स हैं, जब हमारे सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। एंड देन अभी तो हम क्या करें भाई, पूरे चैप्टर को रिवाइज करें। अच्छा ये टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम इसको कर लेते हैं, या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसको कर लेते हैं। और जब आपका जैसे आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे देन हम एक एक करके आपके क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम भी फैब में है, उसके बाद आपके यूपी के भी आ जाते हैं, एमपी सभी के स्टार्ट हो जाते हैं। तो देन हम क्या करेंगे, आपके एग्जाम से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में लिख कर आना है तो कैसे लिख कर आना है, ये सब चीजें। ओके बन रहा है ना दो पेन से, वेरी गुड। एक बच्चे का क्वेश्चन था, डेली क्लास 5 बजे होती है, बट मैं आपको एक चीज बोल दूं कि क्लास जो है 5 बजे होती है, एंड यहीं पर आज जो है वो 4 बजे हुई है, बट मंडे आके क्लास 5 बजे ही होगी। अगर 4 बजे होगी तो आपको बता दिया जाएगा। हाँ जी, इसी चैनल पर होती है। ठीक, अब बात यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है डीएनए के विभिन्न प्रारूप। क्या आ जाता है, डीएनए के
विभिन्न प्रारूप। ठीक है, क्या जो आपका डीएनए होता है, यहाँ पे बात है कि क्या जो हमारा जो ये डीएनए होता है, वीक में 3 दिन क्लास लिया करूं, 2 दिन होती है यार, उसमें तुम नहीं पढ़ते हो, 3 दिन में कैसे पढ़ोगे? हाँ, मैं तो क्लास ले लूं पूरे हफ्ते, लेकिन तुम पढ़ो तब ना। ठीक है, चलिए, तो विभिन्न प्रारूप यानी कि भाई अलग अलग फॉर्म में डीएनए कैसे यहाँ पर आपका पाया जाता है। भाई सभी बोर्ड्स के लिए चल रही है, यूपी बिहार सब बोर्ड्स वाले पढ़ सकते हो। ठीक है, तो डीएनए जो होता है इसके अलग अलग यानी रूप देखने को भी मिलते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं रेखाकार या वृत्ताकार डीएनए। ठीक है, कौन सा? रेखाकार या वृत्ताकार डीएनए। ये क्या होता है? नाम से ही क्लियर हो गया होगा। रेखाकार मतलब एक लाइन जैसी जो संरचना आ जाती है, आपका वृत्ताकार मतलब गोलाकार हो जाता है ना। तो डीएनए अणु की अगर हम बात करें वो 2 तरीके से हो जाता है, रेखाकार हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। रेखाकार जो डीएनए आपका यहाँ पर होता है, ठीक है, उसके दोनों जो अणु होते हैं यानी कि रेखाकार डीएनए अणुओं के यानी कि जो दोनों जो सिरे हैं वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं आपस में। ठीक है, क्लियर। और मोस्टली जो मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? यानी रेखाकार वाले यूकैरियोटिक जो आपका सेल होता है वो वहां पर आपका पाया जाता है। क्लियर है? क्या होता है वहां पर अक्सर वो आपका पाया जाता है, किसमें? कि जो रेखाकार जो आपका डीएनए मिल रहा है, क्योंकि दोनों सिरों से कैसा होता है? खुला होता है, बंद नहीं होता है। और इस तरीके का डीएनए कहाँ पे मिलता है? मोस्टली यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके केंद्रक में वो पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक। अब वृत्ताकार अगर हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे डीएनए, तो वृत्ताकार का मतलब क्या होता है? वृत्त का मतलब क्या होता है? अगर मैथ्स में आपने पढ़ा होगा भाई, वृत्त का मतलब हो जाता है गोल, है ना। तो वृत्ताकार डीएनए जो है यानी कि डीएनए अणुओं के जो दोनों सिरे होते हैं, इसके जो दोनों सिरे होते हैं स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक, कैसे? अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने बोला एक ये संरचना है आपके सामने, ठीक है, और वहीं पर आपके सामने एक ये संरचना है ऐसे। आपको कहां पर दिख रहे हैं भाई? दोनों सिरे खुले, आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों सिरे खुले हुए हैं, है ना। तो हमने रेखाकार में क्या बात करी थी? रेखाकार जब हमने देखा था, हमने यही तो देखा था कि भाई जो आपका सबसे पहली चीज के डीएनए अणु 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेखाकार, जिसमें क्या होते हैं कि रेखाकार डीएनए अणुओं के जो दोनों जो आपके सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? स्वतंत्र होते हैं। और नॉर्मली जो यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं यानी कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनके केंद्रक में क्या होते हैं भाई? वो पाए जा रहे थे। क्लियर? क्लियर है? और ये किससे आपके यानी कि याद रखना कि ये प्रोटीन से भी संबद्ध होते हैं। जबकि वृत्ताकार में हमने क्या बोला है कि भाई वृत्ताकार जो अणु होते हैं वो दोनों सिरों से तो स्वतंत्र नहीं होते। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे यहाँ पे, क्या आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई ये तो सिरे खुले दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से तो ऐसा लग रहा है पूरा एक बंद सा ही पड़ा हुआ है। जो सर्कल होता है, क्या वहां पे कहीं ऐसा होता है कि भाई उसके 2 लाइंस आपको दिख रही है कि भाई इस जगह पर ही आके जुड़ रहा है? नहीं दिख रहा, है ना। यानी कि भाई ये एक दूसरे से क्या होते हैं? दोनों सिरे जुड़े होते हैं। और याद रखना नॉर्मली जो होता है वृत्ताकार जो डीएनए होता है आपका, कौन सा? वृत्ताकार। नॉर्मली वो किसमें हो जाता है आपका? नॉर्मली वो आपका प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं, क्लियर है? किसमें? जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें पाया जाता है। क्लियर है? साथ ही साथ आपके इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो सुकेंद्र की है जो कोशिकाएं होती हैं जिनमें प्रॉपर केंद्रक मिलता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एंड लवक 2 कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक, और ये किससे? ये जो आपके प्रोटीन से संबंध बिल्कुल नहीं होते हैं, यानी कि ये किससे? ये प्रोटीन से भी संबंध नहीं होते हैं। ये चीज गार्ड मान लेना कि केंद्रक में तो आपका
आनुवांशिक पदार्थ मिल ही रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कुछ कोशिकांग की, तो सभी कोशिकांगों में खुद का डीएनए नहीं मिलता। क्या हम ये बोल सकते हैं कि राइबोसोम में खुद का डीएनए होता? नहीं होता भाई, राइबोसोम में खुद का डीएनए। मैं बात कर रही हूँ कि भाई यहाँ पे आपसे किसकी, कि भाई क्या माइटोकॉन्ड्रिया में? हाँ भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का मिलता है। तो कोशिकांग तो बहुत सारे, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लेकिन सभी में खुद का डीएनए नहीं मिलता है। तो केंद्रक के बाद याद रखना कि केंद्रक के बाद माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, दो कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको आते एक चीज क्लियर करी थी कि दो तरीके से होती हैं आपकी। क्लियर है? हाँ जी, लाइव है भैया, क्लास लाइव है। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें केंद्रक नहीं मिलता है, उसमें जो आपका डीएनए मिल रहा है वो किसके रूप में? मैंने बोला है गुणसूत्र के रूप में मिल रहा है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं, याद रखना इनमें, यानी कि इनमें डीएनए केवल किसके रूप में? एक गुणसूत्र। ठीक है, इसके रूप में क्या होता है, यहाँ पे दिखता है, यानी कि पाया जाता है। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। बेटा सभी बोर्ड्स वालों के लिए, कोई पर्टिकुलर बोर्ड्स के लिए नहीं चल रही है क्लास, सभी बोर्ड्स वालों के लिए चल रही है। जीने का काम क्या होता है ये जानना था तो आपको शायद 1.5 घंटा पहले आना था। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? जब डेट शीट आएगी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल बिहार बोर्ड के, हाँ ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि बिहार बोर्ड का कौन सा एग्जाम कब होना है। यूपी का भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि कब से एग्जाम होने हैं। बिहार बोर्ड का फाइनल हो चुका है, उनके हर बार फैब में ही होते हैं। तो बिहार बोर्ड की बहुत जल्दी डेट शीट आने वाली, आ गई है बल्कि इवन। तो आप अपने डेट, एक बार डेट्स चेक कर लेना कि किस दिन कौन सा एग्जाम है, ताकि उसी अकॉर्डिंग आप अपने डेज को डिवाइड कर पाए एंड अच्छे से पढ़ पाए। गुणसूत्र क्या है यही नहीं पता? वाह, हाँ यही नहीं पता गुणसूत्र क्या है। कल वाली क्लास में भी ये चीज मैंने तुम्हें बताई क्या होता है गुणसूत्र। आज वाली क्लास में वापस वही चीज रिपीट कर रही है। इतना तेज भी नहीं भगा रही हूँ, इतना स्लो भी नहीं पढ़ा रही हूँ, नॉर्मल चल रहे हैं ताकि चीजें समझ भी आए एंड हमारा कोर्स भी इजीली कवर हो जाए। बट तब भी नहीं पढ़ना है तो क्या ही कर सकते हैं। आगे आ जाओ। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा मिल रहा है डीएनए? गुणसूत्र के रूप में। सिंपल, इस तरीके से पढ़ा होता है वहां पे। क्लियर है यहाँ पे? इसके अलावा जो कुछ वायरस होते हैं, यानी कि कुछ विषाणु होते हैं, उनमें आपका रेखाकार डीएनए मिल जाता है ना। कुछ विषाणुओं में वृत्ताकार डीएनए का अणु पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के डीएनए अणु जो होते हैं वो कम, यानी कि कुंडलित होकर, यानी कि घुमावदार उसमें अगर कम से कम स्थान में क्या होते हैं, वो समाहित हो जाते हैं। ये चैप्टर आपका कल तो आपकी मैथ्स की क्लास होनी है, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए। कल बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी। ठीक है, बायोलॉजी क्लास आज ही थी। अब जो बायोलॉजी क्लास होगी वो नेक्स्ट वीक से होगी। तो नेक्स्ट वीक होगी मंडे एंड ट्यूसडे को। तो नेक्स्ट वीक हम मंडे एंड ट्यूसडे ही मिलेंगे। तो इसका पार्ट 2 जो आएगा वो मंडे ट्यूसडे आएगा और उसमें आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे पॉइंट? तो क्लियर हो गया यहाँ पे डीएनए का बिल्कुल क्या स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से ये काम करता है। बहुत सारे पॉइंट्स है वो हमें बाद में भी देखने हैं, अभी ये वाले पॉइंट्स भी देखने हैं। एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स को भी कवर करना है। इनकी डेफिनेशन क्या होती है? महिमा सिंह अभी मैं कुछ और बता रही थी। महिमा सिंह मैं अभी कुछ और बता रही थी। यहाँ पे जब मैं पॉइंट्स को लिखवा रही थी आपको एक एक पॉइंट करके, तो मैंने कुछ और पॉइंट बताया है। ये बताइए, डीएनए से आरएनए बन जाता है बट आरएनए से डीएनए नहीं बनता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद रखवाना। इनकी स्ट्रक्चर कुछ जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होंगी वो मैं आपको बता दूंगी कौन सी क्या स्ट्रक्चर है। मेन जो है इनका याद रखना कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत निकलते हैं। लॉन्ग तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा ही, बट आपका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से निकल जाता है, शॉर्ट भी निकल जाता है। जब आप आरएनए को पढ़ेंगे तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस भी पूछा जाता है। ओके है, क्लियर है? तो पॉइंट्स को याद रखना। आज की क्लास को हम यहीं तक रोकेंगे इसके स्ट्रक्चर पर, और इसका जो भी आपका जो पॉइंट्स है कि भाई आखिर कैसे प्रकार का मिल रहा है, क्या वृत्ताकार मिल रहा है, क्या रेखाकार मिल रहा है ना।
तो वो पॉइंट को ध्यान रखना है। एंड यहीं पे अभी क्लास को खत्म कर रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। स्टार्टिंग से एक बार सारे पॉइंट्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डीएनए, फिर आप सारे पॉइंट्स को अगर देखते हैं तो सारे बिल्कुल इजी तरीके से सारे पॉइंट्स को पढ़ा है। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ भागे हैं, कुछ बिल्कुल तसल्ली से पढ़ा है एक एक पॉइंट्स को कवर करते हुए। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रॉपर दिख रही होगी। चलिए इसको बाद में समझाऊंगी, इसको अभी यही स्टॉप करेंगे हम। सारे पॉइंट्स आपको कवर मैंने करवा दिए हैं। स्ट्रक्चर वगैरह अलग से मैं तुम्हें बनवा दूंगी, एडिनिन की क्या होती है, गुआनिन की क्या होती है, साइटोसिन सबकी अलग से बनवा दूंगी। ठीक है, ओके है, करें क्लास को खत्म। चलिए ओके, अब जो क्लास होगी तो बच्चा लोग वो नेक्स्ट मंडे होगी। नेक्स्ट मंडे आपकी 4 PM पे होगी या 5 PM पे होगी, वो आपको बता दिया जाएगा जिस भी टाइमिंग पे आपकी क्लास होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।